हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों 7 जेपीएससी की पीटी के एग्जामिनेशन की डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। 19 सितंबर को आपको यहाँ पर प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होनी है। तो ऐसे समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, नया चीज़ ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश न करिए। अगर थोड़ा बहुत है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आज जेपीएससी की पेपर 2 की प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आप पिछला 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट के वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स है वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर करंट अफेयर्स की बुक है, वो भी मार्केट में आ रही है। तो जेपीएससी की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो हमारे द्वारा यहाँ पर अपडेटेड करंट अफेयर्स की बुक प्रोवाइड की जा रही है। उसे परचेज कर लीजिए और उससे भी रिवीजन करिए 1 से 2 बार। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और पहला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, वे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की सफलता से प्रेरित होकर डैश ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखबद्ध किया था। ठीक है, तो इनमें से कौन थे जिन्होंने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखबद्ध किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे कैप्टन विल्किंसन। कौन थे? कैप्टन विल्किंसन थे, जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखबद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, राज्य में कौन सा जिला सूखे से अत्यधिक प्रभावित होता रहा है? इनमें से कौन सा जिला है जो सबसे अधिक सूखे से प्रभावित होता रहा है अभी तक? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू जिला है। कौन सा जिला है? पलामू जिला है, जो कि सबसे सर्वाधिक सूखा जो है वो झारखंड राज्य में जिला है, और सबसे अभी तक प्रभावित रहा है सूखा से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से जिले होते हैं? तो पलामू के अलावा गढ़वा जिला है, जो कि दूसरा सबसे सूखा यहाँ पर जिला कह सकते हैं। उसके बाद चतरा है, उसके बाद लातेहार है, तथा उसके बाद लोहरदगा का पश्चिमी भाग जो है वो भी आपका यहाँ पर सूखा रहता है। तो ये सारे जिले हैं, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार तथा लोहरदगा, ये सभी जो है वो सूखे से प्रभावित जिले रहते हैं। अक्सर यहाँ पर सूखा जो है वो होते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में वज्रपात से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल किसके द्वारा तैयार किया गया है? राज्य में वज्रपात से निपटने के लिए, ठीक है, बरसात में काफ़ी यहाँ पर झारखंड राज्य जैसे प्रदेश में वज्रपात की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो इससे निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो तैयार किया गया है मॉड्यूल, वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य में वज्रपात से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था द्वारा तैयार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड का कौन सा जिला जोन 2 के अंतर्गत आता है? ठीक है, इनमें से जो भूकंप की संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड का कौन सा जिला है जो कि जोन 2 के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जोन 2 में। ठीक है, जोन 2 में यहाँ पर गोड्डा साहेबगंज का उत्तरी भाग जो है वो जोन 2 में आता है भूकंप की संवेदनशीलता के मामले में।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में एक बात यहाँ पर जान लीजिए कि झारखंड में जो जोन आता है, कौन कौन सा जोन आता है, दूसरा जोन आता है, तीसरा जोन आता है और चौथा जोन में आता है। झारखंड जोन जो है वो 2, 3 और 4 जोन में आता है और गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जो है वो जोन 2 में स्थित है, जो झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है भूकंप से वो कौन सा है, तो यही जोन 2 जो है यहाँ पर गोड्डा साहिबगंज का उत्तरी भाग, ये सबसे अधिक प्रभावित है भूकंप से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के तहत किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनमें से आपदा प्रबंधन के तहत किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इनमें से दिए गए सभी बातों पर, तो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपदा प्रबंधन के तहत विशेष ध्यान दिया जाता है। तो पहला है युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करना, ठीक है। दूसरा है आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और तीसरा है भोजन, जल, दवाई की व्यवस्था करना। तो ये सारे ही बातों जो है यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है जब भी कोई आपदा यहाँ पर आती है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के बोड़ैया मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था। निम्नलिखित में से जो राज्य के बोड़ैया मंदिर का जो निर्माण है वो किसकी सहायता से, किसके सहयोग से किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजा रघुनाथ की मदद से। किसके सहयोग से, राजा रघुनाथ की मदद से जो झारखंड राज्य के बोड़ैया मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन योजना को अंतिम रूप कब दिया था। किस वर्ष जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिया था, यानी कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कब तैयार हुआ था राज्य का। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसे जो अंतिम रूप दिया गया था वो वर्ष 2009 में दिया गया था। इसे जो लागू किया गया था, पारित किया गया था, वो कब किया गया था, वर्ष 2009 में किया गया था राज्य सरकार द्वारा। आपदा प्रबंधन योजना के जो अंतिम रूप था उसे वर्ष 2009 में पारित किया गया था। ठीक है, फाइनल जो है यहाँ पर कंप्लीट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई है। झारखंड राज्य में जो टपक सिंचाई पद्धति परियोजना है वो किसके सहयोग से, किस देश की सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत जो की गई है वो जापान की मदद से की गई है। किसकी मदद से की गई है, जापान की मदद से टपक सिंचाई पद्धति परियोजना का शुरुआत झारखंड राज्य में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से किस क्षेत्र में विशेष तकनीकी सहायता राज्य को मिलती है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से झारखंड के किस क्षेत्र में विशेष तकनीकी सहायता राज्य को मिलती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने में झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का उपयोग किया जाता है, उस तकनीकी का उपयोग किया जाता है आपदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, किस तिथि को रांची नगर निगम अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ये याद होना चाहिए आपको। किस तिथि को रांची नगर निगम अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हर वर्ष 15 सितंबर को रांची नगर निगम जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि किस वर्ष रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और 15 सितंबर को हर वर्ष 15 सितंबर 1979 को 15 सितंबर 1979 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसलिए हर वर्ष जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशिष्ट साहित्यिक योगदान के लिए राज्य के साहित्यकारों में एक को राधा कृष्ण पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष किसे दिया गया है। यह जो पुरस्कार है यहाँ पर राधा कृष्ण पुरस्कार, वो किसे प्रदान किया गया है। हर वर्ष जो है यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में किन्हीं एक को प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है पंकज मिश्र। कौन है, पंकज मिश्र हैं जिनको कि राधा कृष्ण पुरस्कार इस वर्ष सबसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? राज्य में गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो हमने कई बार करंट अफेयर्स के जो वीडियो होती है, उस लेक्चर होती है, उसमें हमने बताया है कई बार इसको। तो ये आपको याद होनी चाहिए और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में गरीबी समाप्त करने की जो तिथि रखी गई है, लक्ष्य रखा गया है, वो वर्ष 2030 तक रखा गया है। ठीक है, कब तक रखा गया है? वर्ष 2030 तक राज्य में गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांव एक शहर को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? गांव एवं शहर को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है? यानी कि सभी घरों में कब तक शौचालय का, सभी गांवों में, शहरों में जो है यहाँ पर शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि शौच से मुक्त रखने का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो लक्ष्य रखा गया था वो कब रखा गया था? वर्ष 2020 तक रखा गया था। कब तक रखा गया था? वर्ष 2020 तक रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा डेट जो है ये पुराना है और ये इसमें कई जिलों ने यहाँ पर घोषित की गई है कि शौच मुक्त हो गया है, लेकिन पूरी तरह से राज्य हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल यहाँ पर छोड़ दीजिए। 2020 यहाँ पर फिलहाल ये सही मानकर चलिएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसमें भी कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था लेकिन ये चीज़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के नामांकन के लिए कितना प्रतिशत सीट जो है वो आरक्षित है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के नामांकन के लिए कितना प्रतिशत जो है सीट रिजर्व रहता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75%। इन सभी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के लिए ये सीटें रिजर्व रहती है, 75%। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में कब से पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया है? ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में कब से पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया है, प्रतिबंधित किया गया है प्लास्टिक का, पॉलीथीन का यूज करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मार्च 2011 से यहाँ पर राज्य में पॉलीथीन की जो उपयोग है, पॉलीथीन बैग की जो यहाँ इस्तेमाल की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने 22-23 सितंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया है, मत्स्य बीज का उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार ने वर्ष 22-23 सितंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया और इस मत्स्य बीज का जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? ये वित्तीय वर्ष यहाँ पर 2020 की बात की जा रही है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020 की बात की जा रही है। तो इसमें 22 और 23 सितंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया था और इससे जो यहाँ पर नेट जो आपका यहाँ पर इनकम होता है, राजस्व होता है, वो कितना यहाँ पर जो ग्रोथ रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 350 करोड़। ठीक है, कितना? 350 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था मत्स्य यहाँ पर उत्पादन का, मत्स्य बीज के उत्पादन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फूलचंद महतो की है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि फूलचंद महतो द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का नाम है भीमेसेक सूत। कौन सा पुस्तक है? भीमेसेक सूत है, जो कि फूलचंद महतो द्वारा ये रचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड क्षेत्र में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? वन प्रबंधन का जो प्रयास है सर्वप्रथम झारखंड राज्य में, वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में सर्वप्रथम वन प्रबंधन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो जे.एफ. हेबिट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे.एफ. हेबिट के द्वारा यह प्रयास किया गया था सर्वप्रथम झारखंड राज्य में।
और ये प्रयास जो है वो कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा 1882 यानी कि 1882 से लेकर 1885 तक इसका प्रयास जो है वो किया गया था JF हाइब्रिड का झारखंड में सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, राज्य में वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? राज्य में वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 2002 को कब की गई है? 23 मार्च 2002 को राज्य में वन विकास निगम की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो ये 23 मार्च 2002 को की गई है। याद रखिएगा, अक्सर स्थापना से प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वन उत्पादों से होने वाली आय का वितरण का वन नीति में क्या प्रावधान किया गया है? वन उत्पादों से होने वाली जो आय का विवरण है वितरण का वन नीति में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वन समिति के सदस्यों के बीच आय का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, तो वन उत्पाद से जो भी इनकम होती है राज्य सरकार को, वो जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनकम का जो स्रोत है, वह जो जितनी सारी आय होती है वह वन समिति के सदस्यों के बीच ये बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वन उत्पादों से होने वाली आय का वितरण जो है वो वन नीति में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी आय होती है उस यहाँ पर आय का बंटवारा कर दिया जाता है वन समिति के सदस्यों के बीच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अब तक कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र का प्रबंधन एवं संरक्षण का कार्य हो रहा है? ठीक है, तो अब तक यहाँ पर कितना प्रतिशत जो है वो, कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र का प्रबंधन एवं संरक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21,860 वर्ग किलोमीटर। कितना? 21,860 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का राज्य सरकार द्वारा या समिति जो है, वन समिति है, उनके द्वारा संरक्षण और प्रबंधन किया जा रहा है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नियमावली 2008 के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? नियमावली 2008 के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन करने का अधिकार किसे प्राप्त है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, वो ग्राम सभा को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? ग्राम सभा को। नियमावली 2008 के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन करने का जो अधिकार है वो किसके द्वारा किया जाएगा गठन? वन समिति का, वन अधिकार समिति का। तो ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार द्वारा वन्य प्राणियों से हुई क्षति के विरुद्ध कच्चे मकान की क्षति पर क्या आर्थिक सहायता की राशि तय है? तो राज्य सरकार द्वारा जब भी यहाँ पर, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगली यहाँ पर प्राणी होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, वो गांव में आ जाते हैं और घरों को गिरा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस पर आर्थिक सहायता जो है वो राशि कितनी दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 50,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, ये कितनी दी जाती है? 50,000 रुपये दी जाती है। और अब शायद जो है यहाँ पर इस पर वृद्धि की गई है। ठीक है, ये जो वृद्धि की गई है वो 75,000 रुपये की गई है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हाथियों के जो यहाँ पर सब में अलग अलग है शायद, और हाथियों के जो यहाँ पर प्रहार करते हैं या क्षति पहुँचाते हैं गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में मकान को, तो उसमें 75,000 रुपये राज्य सरकार देती है। ये पिछले वर्ष यहाँ पर विधानसभा में राज्य सरकार ने जवाब दिया था कि 75,000 रुपये राशि जो है वो दी जाती है। और ये पहले जो राशि दी जाती थी वो 50,000 रुपये दी जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गाय, बैल, भैंस आदि की मृत्यु पर वन्य प्राणियों द्वारा कितनी राशि का भुगतान का प्रावधान है? तो जब भी कोई वन्य प्राणी होते हैं और वो गाय, बैल, भैंस आदि की जो मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में वो राशि कितनी दी जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपये राशि ये निर्धारित है। ठीक है, तो गाय, बैल, भैंस आदि की मृत्यु पर वन प्राणियों द्वारा 10,000 रुपये का भुगतान राशि का प्रावधान किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे